अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले इंसानों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमारे पास नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मिस्र के पिरामिड, भारत के मंदिर और माया सभ्यता की मशीनें, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर हमारी प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में इतनी विकसित थी कि आज का विज्ञान भी उनके आगे छोटा पड़ जाए तो तैयार हो जाइए? क्योंकि आज हम जानने वाले हैं उन 10 प्राचीन टेक्नोलॉजी के बारे में जो विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है। नंबर 1, तक्षशिला और नालंदा की नैनोक जैसी विज्ञान प्रणाली। सभ्यता की शुरुआत में जब मानव बस जीने की कोशिश कर रहा था, तब भारत की धरती पर ऐसी ज्ञान की रोशनी चल रही थी जिसे आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कहती है। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला और नालंदा जैसी प्राचीन विश्वविद्यालयों की, जहां हजारों साल पहले ऐसे रहस्यमय विज्ञान की पढ़ाई होती थी जो आज के साइंस की सीमाओं को भी चौंका देगा। उस द्वार के ग्रंथों में सूक्ष्म तत्वों की चर्चा है, यानी ऐसे बारीक कण जो न सिर्फ हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। आज जब क्वांटम फिजिक्स और नैनो पार्टिकल्स की बात होती है, तो एक बार लगता है कि जैसे यह बातें तक्षशिला के किसी प्राचीन शिक्षक की कक्षा से निकलकर ही विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक पहुंची हो। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली गणना प्रणाली में त्रिकालदर्शी गणित का उल्लेख मिलता है, एक ऐसा विज्ञान जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की गणना करने की क्षमता रखता था। इसमें ज्योतिष सिर्फ भाग्य जानने का साधन नहीं था, बल्कि उसे खगोलीय गणनाओं और भौगोलिक उन्नयन से जोड़कर समय की गहराई में झांकने का यंत्र माना जाता था। तक्षशिला में चिकित्सा, धातु कर्म और जीवन ऊर्जा पर आधारित जो ज्ञान दिया जाता था, उसमें प्राण नाम की उस शक्ति की बात होती थी जो शरीर के सूक्ष्म स्तर पर हर कोशिका को नियंत्रित करती है। यह समझ इतनी गहराई तक जाती थी कि वहां के छात्र यह जानते थे कि शरीर में कौन सी धातु, कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी ध्वनि शरीर के सूक्ष्मतम स्तर को कैसे प्रभावित करती है। और आज जब नैनो मेडिसिन की मदद से कोशिकाओं में दवाएं पहुंचाई जा रही है, तो सवाल उठता है, क्या यह ज्ञान वास्तव में नया है या हम बस उन्हीं पग चिन्हों पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले छोड़ गए थे? नंबर 2, बगदाद बैटरी। साल था 1938 का। बगदाद के पास एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी चीज सामने आई। एक साधारण दिखने वाला 6 इंच लंबा मिट्टी का बर्तन, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कुछ असाधारण छुपा हो सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस बर्तन के अंदर एक तांबे की रड और लोहे का पतला सिलेंडर था, और इन दोनों के बीच ऐसा पदार्थ पाया गया जो एसिड जैसा प्रतीत हो रहा था। शुरू में तो सभी ने इसे किसी धार्मिक या रस्म से जुड़ी वस्तु समझा, लेकिन जब जर्मन पुरातत्वविद विलेह कोनिक ने इसका विश्लेषण किया तो उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। क्या यह प्राचीन बैटरी हो सकती है? उन्होंने इस सिद्धांत पर काम किया, और जब इसमें सिरका या नींबू का रस जैसा एसिडिक लिक्विड डाला गया तो इसने सच में बिजली पैदा की। अब सवाल यह उठता है, 2000 साल पहले लोग बिजली का क्या करते थे? क्या वे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे, यानी धातु पर सोने या चांदी की कोटिंग, या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारी समझ से बाहर है, या फिर यह कोई धार्मिक उपकरण था जिससे झटके देकर दिव्य शक्ति का आभास कराया जाता था? इन सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन बगदाद बैटरी आज भी इस बात का इशारा करती है कि हो सकता है हम अपने अतीत को कम आंकते हैं। हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास वह ज्ञान था जिसे हमने समय के साथ खो दिया। नंबर 3, पिरामिड की ऊर्जा प्रणाली। कहते हैं हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है, लेकिन अगर वह पत्थर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का हिस्सा हो तो वो कहानी एक रहस्य बन जाती है। हम सब ने स्कूल में यही पढ़ा था कि पिरामिड एक मकबरा था, एक विशालकाय कब्र, लेकिन अगर मैं कहूं वह सिर्फ एक दिखावा था और असली मकसद कुछ और था, कुछ ऐसा जो आज भी साइंटिस्ट को रातों की नींद नहीं लेने देता। ग्रेट पिरामिड की जिस किंग्स चैम्बर को हम महज एक अक्ष समझते हैं, वो पूरा सॉलिड ग्रेनाइट से बना है। वही ग्रेनाइट जो न सिर्फ सख्त होता है बल्कि उसमें बायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी वह दबाव में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, और वह भी एक खास तरीके से। पिरामिड के अंदर की दीवारें जमीन से ऊंचाई और हर कोण इस तरह से सेट है जैसे कोई एंटीना या एंशिएंट वायरलेस एनर्जी डिवाइस हो। कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स दावा करते हैं कि यह पिरामिड एक पावर प्लांट था जिसका उद्देश्य था ऊर्जा को इकट्ठा करना, फोकस करना और फिर उसे ट्रांसफर करना। और यही कारण है
कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा मशीन था जो मानव सभ्यता की उस तकनीकी ऊंचाई की गवाही देता है जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नंबर 4, उड़ने वाले विमान। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब इंसान धरती पर चलना ही सीख रहा था, तब आसमान में कुछ ऐसी चीजें उड़ रही थीं जिनका जिक्र आज भी हमारी सभ्यताओं के सबसे पुराने ग्रंथों में दर्ज है। उन्हें विमान कहा गया, लेकिन यह कोई साधारण उड़ने वाले यंत्र नहीं थे। यह थे धातु से बने अद्भुत तकनीक से चलने वाले ऐसे वाहन थे जो सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि पानी के नीचे और अंतरिक्ष की गहराइयों में भी सफर कर सकते थे। रामायण, महाभारत और विशेष रूप से संस्कृत ग्रंथ विमानिका शास्त्र में इन विमानों के डिटेल्ड डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया और ऑपरेशन तक की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि यह विमान मंत्र शक्ति, सौर ऊर्जा और कुछ रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण रोधी शक्तियों से चलते थे। कुछ विमानों के नाम तक बताए गए हैं: शकुना विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान, जिनकी संरचना, विंग्स की दिशा और यहां तक कि पायलट की सीट तक का वर्णन मिलता है। लेकिन यह सिर्फ किसी कवि की कल्पना नहीं लगती। जब 20वीं सदी में नासा के एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने विमानों के इन डिजाइनों को देखा तो वो चौंक गया। उन्होंने माना कि इनमें से कई स्ट्रक्चर्स एरोडायनामिक्स के मॉडर्न सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं, जैसे किसी ने हजारों साल पहले जेट इंजनों की शुरुआती ब्लूप्रिंट तैयार कर ली हो। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि हो सकता है यह ज्ञान किसी प्राचीन अत्यंत विकसित सभ्यता से आया हो जो समय की रेत में कहीं खो गई, और अगर यह सच है तो क्या हो अगर उस तकनीक के कुछ अवशेष आज भी हमारे बीच छिपे हों, वो रहस्य जो हमने कभी खो दिए थे अब दोबारा हमारी पहुंच में आ सकते हैं। नंबर 5, धोलावीर के जल प्रबंधन सिस्टम। तपती हुई धरती, चारों तरफ बेजान रेत और उसी के बीच छिपा है हजारों साल पुराना रहस्य जहां आज सन्नाटा है। कभी वहां एक उन्नत सभ्यता की गूंज सुनाई देती थी। इसका नाम है धौलावीरा। यह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं था बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का गढ़ था, जहां आज की दुनिया जल संकट से जूझ रही है। वहां यह सभ्यता वर्षा जल को सहेजने, उसे शुद्ध करने और फिर सावधानी से इस्तेमाल करने की तकनीक जानती थी, और वह भी तब जब लोहा भी ढंग से नहीं पिघलाया गया था। धौलावीरा में वर्षा के हर एक कतरे की कीमत थी। जब बादल बरसते तो खास डिजाइन किए गए पत्थरों और ढल्ला हुआ रास्तों से पानी बहकर विशाल टैंकों और रिजर्वायर में जमा होता था। ये टैंक ऐसे ही नहीं थे, उनमें फिल्टरिंग सिस्टम था। पानी पहले मोटे पत्थरों से गुजरता, फिर रेत से और फिर कोयले जैसी संरचनाओं से होकर एकदम साफ और पीने लायक बनता, और यही पानी गर्मियों में पूरे शहर को जीवन देता। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में ओवरफ्लो चैनल्स भी थे ताकि टैंक भर जाने पर अतिरिक्त पानी बर्बाद ना हो। वह भी दूसरे टैंकों की ओर मोड़ा जाता था जो कृषि या आम नागरिकों की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि धौलावीरा सिर्फ एक शहर नहीं था, वह भविष्य की एक झलक थी, और यही सवाल आज भी गूंजता है। क्या हमें आधुनिक जल संकट से निपटने के लिए अपने अतीत में झांकना होगा? नंबर 6, प्राचीन ड्रिलिंग और कटिंग तकनीक। दुनिया ने टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को अभी कुछ ही सदियों में छुआ है, लेकिन कुछ सवाल आज भी अतीत में उलझे पड़े हैं। यह बात उस समय की है जब ना तो लेजर थे, ना ही आधुनिक कटिंग मशीनें। फिर भी पत्थरों को ऐसे तराशा गया है जिसे देखकर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी शर्मा जाए। एलोरा की गुफाएं और पेरू का प्यूमा पंकु, ये दो स्थान आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए पहेली बने हुए हैं। यहाँ की चट्टानों में इतने सटीक कट्स हैं मानो किसी रोबोटिक लेजर ने इन्हें तराशा हो। एलोरा में पत्थरों को न सिर्फ ऊर्ध्वाधर बल्कि क्षैतिज रूप से भी इस तरह काटा गया है कि 90 डिग्री के कोने एकदम परफेक्ट बैठते हैं। और यह कोई एक या दो पत्थर नहीं है, बल्कि पूरा मंदिर इसी तकनीक से कांटा और निकाला गया है, वह भी ऊपर से नीचे की तरफ। यानी एक छोटी सी गलती और पूरा ढांचा गिर सकता था। दूसरी तरफ प्यूमा पंकु है। वहां की चट्टानें डायोराइट जैसी कठोर चट्टानों से बनी है, जिन्हें आज भी स्टील ड्रिल के बिना काटना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन इन पत्थरों पर जो कट्स हैं वो न सिर्फ एकदम सीधे हैं, बल्कि उनमें ग्रूव्स और होल्स इतने परफेक्ट बने हुए हैं कि आज के डिजाइनर्स भी चौंक जाएं। अब सवाल यह उठता है, क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास कोई अलौकिक तकनीक थी? क्या उनके पास ऐसी ड्रिलिंग और कटिंग तकनीक थी जिसे हम खो चुके हैं? कई लोग मानते हैं कि इन स्थलों पर साउंड वेव टेक्नोलॉजी, विब्रेशनल टूल्स या हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी का इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ लोग इसे एलियन इंटरवेंशन भी मानते हैं, पर सच्चाई यही है,
एलोरा और प्यूमा पंकू जैसी जगह हमारे अतीत के उन अध्यायों को खोलती है जिनमें विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलते थे, और यही रहस्य उन्हें आज भी जिंदा बनाए हुए हैं। नंबर 7, लार्ज रन बीम मिरर। इमेजिन करो एक शांत समंदर का किनारा। दूर से दुश्मन के जहाज धीरे धीरे पास आ रहे हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही एक तेज रोशनी की किरण चमकती है और देखते ही देखते जहाज में आग लग जाती है। ना कोई तीर, न बारूद, सिर्फ सूरज की रोशनी और एक गुप्त तकनीक जिसे आज की दुनिया आर्किमिडीज का डेथ रे कहती है। ये कहानी 212 ईसा पूर्व की है, जब यूनान के महान गणितज्ञ और आविष्कारक आर्किमिडीज ने एक ऐसा हथियार बनाया जिसे आज भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। कहा जाता है उन्होंने कई चमकदार कांस्य दर्पणों को खास एंगल में सेट किया था, और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती तो वह सभी किरणें एक ही बिंदु पर फोकस होती थी। परिणाम स्वरूप लकड़ी के जहाज चंद मिनटों में जल उठते थे। सदियों तक इस कहानी को मिथक समझा गया, पर 2005 में अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT के कुछ छात्रों ने इसे फिर से बनाने की ठानी। उन्होंने पुराने जमाने के जैसे दर्पण बनाए और ठीक वैसे ही सूरज की रोशनी को फोकस किया, और हैरानी की बात यह थी कि उनका बनाया हुआ लकड़ी का टारगेट कुछ ही पलों में चल उठा। तो क्या सच में आर्किमिडीज ने एक प्राचीन लेजर वेपन बना लिया था? यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, साइंस और कल्पना तीनों की सीमाओं को तोड़ देता है। नंबर 8, एंशिएंट चाइनीज सिस्मोग्राफ। हजारों साल पहले एक मशीन ने वो कर दिखाया जो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी से परे लगता है। जब ना सैटेलाइट थे, ना सेंसर, ना ही कोई अलार्म सिस्टम, और फिर भी जब धरती कांपती थी तो एक रहस्यमयी कांस्य मशीन डायरेक्शन बता देती थी, वो भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि विज्ञान था, जंग का विज्ञान। साल 132 AD में चीनी वैज्ञानिक जंग ने एक ऐसी मशीन बनाई जो भूकंप के झटकों को न केवल महसूस कर सकती थी, बल्कि उसकी दिशा तक बता सकती थी। इस यंत्र को कहा जाता है हुफिंग डोंग, दुनिया का पहला जात्यात सिस्मोग्राफ। इस यंत्र में 8 ड्रैगन बने थे जो 8 दिशाओं के प्रतीक थे, और हर ड्रैगन के मुंह में एक गेंद रखी गई। जब भी धरती में हलचल होती, वो ड्रैगन जिसके दिशा में कंपन आया होता वह अपनी गेंद छोड़ देता। नीचे रखे हुए 8 मेंढकों में से एक उस गेंद को पकड़ लेता, और इस तरह मशीन संकेत देती कि भूकंप किस दिशा से आया है। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले जब दुनिया भूकंप को ईश्वर का गुस्सा मानती थी, तब चीन में एक वैज्ञानिक ऐसा यंत्र बना रहा था जो न केवल भूकंप को समझ रहा था, बल्कि उसकी गणना भी कर पा रहा था। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह उस प्राचीन वैज्ञानिक सोच की मिसाल थी जो हमारी कल्पनाओं से भी आगे थी। जंग का यह आविष्कार न केवल उस युग की समझ को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि इंसानी बुद्धि सीमाओं को कैसे लांघ सकती है। नंबर 9, रोम का कंक्रीट। वो इमारतें जो 2000 साल पहले बनाई गई थीं, लेकिन आज भी मजबूती से खड़ी हैं। ना कोई दरार, ना जंग, ना ही गिरने का डर। जबकि हमारे आज के बनाए पुल और इमारतें मुश्किल से 100 से 200 साल भी नहीं टिक पाते। तो क्या रोमन लोगों के पास कोई रहस्यमयी तकनीक थी? असल में रोमन कंक्रीट आज के मॉडर्न सीमेंट से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। उन्होंने इसका इस्तेमाल कोलोसियम, पैंथियन जैसे महान निर्माणों में किया, जो आज भी दुनिया भर में विस्मय का कारण है। रोमन कंक्रीट की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, यानी अगर उसमें दरारें आ भी जाएं तो वह खुद ब खुद भर जाती थी। यह संभव हुआ वोल्केनिक ऐश की वजह से, जिसे उन्होंने छूना और समुद्री पानी के साथ मिलाया। यह मिश्रण पानी के संपर्क में आते ही और मजबूत होता गया। आज वैज्ञानिक भी इस एंशिएंट फार्मूला को समझने और रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वैसा ही टिकाऊ और पर्यावरण संवेदनशील कंक्रीट बना सके। नंबर 10, माया कैलेंडर और खगोलीय गणना। जब आधुनिक दुनिया अंधकार में थी, एक सभ्यता आकाश में भविष्य पढ़ रही थी। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह माया सभ्यता की सच्ची कहानी है। माया लोगों ने एक ऐसा कैलेंडर सिस्टम बनाया जिसे आज भी वैज्ञानिक दुनिया के सबसे सटीक कैलेंडरों में गिनते हैं। इनके पास लॉन्ग काउंट कैलेंडर था, जो सिर्फ दिन, महीना या साल नहीं, बल्कि हजारों सालों के खगोलीय चक्र को ट्रैक करता था। उन्होंने सौर ग्रहणों, चंद्र ग्रहणों और यहां तक कि शुक्र यानी वीनस जैसे ग्रह की गति को भी इतनी बारीकी से नोट किया कि आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर भी उनकी गणनाओं की सटीकता देखकर चौंक जाते हैं। और यह सब बिना किसी दूरबीन के, सिर्फ अपनी आंखों और गहरी गणना विद्या के बल पर किया गया था। 2012 में जब माया कैलेंडर के अंत की बात आई
तो पूरी दुनिया में अफवाह फैल गई कि यह दुनिया के अंत की भविष्यवाणी है, जबकि सच यह था कि माया कैलेंडर का एक बड़ा खगोलीय चक्र खत्म हो रहा था और नया चक्र शुरू होने वाला था। यानी यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। ठीक वैसी ही जैसी भारतीय पंचांग में कलयुग से सतयुग की परिक्रमा मानी जाती है। इन तकनीकों को देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या हमने सच में विकास किया है या हम सिर्फ उन रहस्यों को दोबारा खोज रहे हैं जिन्हें हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने पहले ही जान लिया था? अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।